बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की। तो मौसम से शुरुआत करेंगे। लगातार मौसम बदल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जो नज़ारे हैं देखने लायक है। बर्फ की सफेद चादर है और अलग अलग जगहों की जया चलिए 6 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से कुदरत के इस खूबसूरती का लुत्फ उठाते लोग औली में दिखाई दे रहे हैं। जोशीमठ की तस्वीरें भी हैं, चमोली की भी तस्वीरें हैं। इसी वक्त का इंतजार जो पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट हैं, पूरे साल करते हैं जया। बिल्कुल, और देखिए उत्तरकाशी, धारचूला और बड़कोट, इन जगहों पर ही पर्यटक पहुंचे और इन जगहों पर भी इसी तरीके का नज़ारा दिखाई दिया जैसा कि ओली, जोशीमठ और चमोली की आप तस्वीर देख रहे हैं। इस वक्त जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ आप देख पाएंगे। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए अगर आप बात करें स्नेहलता, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद खुद को रोक पाना बेहद मुश्किल होता है। हर कोई यही इमेजिन करता है कि इस जगह पे काश हम भी होते। बिल्कुल। वहीं जोशीमठ में भी मौसम का मिजाज बदलते ही बद्रीनाथ धाम, औली और हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में गोरसे समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बिल्कुल जया, और इसके साथ ही बात कर लें नंदा देवी, नीलकंठ, कामटे माणा, तो यहाँ पर भी बर्फबारी देखने को मिली है। और बर्फबारी जब पहाड़ी इलाकों में होती है तो जाहिर सी बात है उसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ता है, ठंडक बढ़ जाती है। लेकिन बद्रीनाथ धाम की अगर आप बात कर लें तो 3 इंच तक बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। असर जो है मैदानों तक देखा जा रहा है। तो देखिए ये तस्वीरें भी हैं, किस तरीके से जो कार्स पार्क की गई हैं उनके ऊपर भी बर्फ की मोटी चादर है जया। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां रुद्रप्रयाग जिले में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है और इसके चलते जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। बिल्कुल जया, चाहे बारिश हो या बर्फबारी, दोनों ही चीजें टेम्परेचर गिराती हैं। लोग घरों में कैद हो जाते हैं। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों या बाजारों की आप बात कर ले तो यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दिक्कत हो रही है, कैसे जाएं। वहीं केदारनाथ धाम की अगर आप बात करते हैं तो फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है और पुनर्निर्माण कार्य इससे प्रभावित चल रहा है। तो ये है कई कॉन्सिक्वेंसेस जब बर्फबारी होती है पहाड़ों पर। सिक्के का दूसरा पहलू कह सकते हैं, जहां खूबसूरत नज़ारे हमने आपको दिखाए, दूसरी तरफ ये हालात हैं बच्चों का स्कूल जाना हो, बाजारों की कंडीशन हो या फिर पुनर्निर्माण काम या कोई कंस्ट्रक्शन, चीज़ें थम सी गई। सुबह से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। 2 दिन पहले मौसम ख़राब हुआ था, कल धूप खिली थी, परंतु आज अचानक ही मौसम ख़राब होने के कारण लगातार बारिश हो रही है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे ग्राहक आते हैं, जो लोग आते हैं शहरों में जो आते हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। और हमने नगर पालिका वालों से यह मांग कर रहे हैं कि बाज़ार में अलावा जलाया जाए। जो मवेशी हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बाज़ारों में घूमते हैं, उनकी व्यवस्था की जाए नगर पालिका की तरफ से। और चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 28 मामलों पर मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चर्चा की और इसमें देहरादून कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों को सेवन पर कमीशन का लाभ दिए जाने पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद अब सरकार 1 सप्ताह में 7वें पे कमीशन का काम पूरा करेगी। बिल्कुल जया, देखिए इसकी मांग पुराने वक्त से रही है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक के जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है उसमें नजूल नीति में जमा पैसा के मुताबिक लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा, ये बदलाव है। इसके लिए कैबिनेट ने नजूल नीति पर संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने सभी अस्पतालों में सरकार की तरफ से मुफ्त दवाओं को देने वाला प्रस्ताव भी पास किया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी ये कैबिनेट की कल की मीटिंग, जिससे लोगों से जुड़े कई मुद्दों पर, मामलों पर, प्रस्तावों पर मुहर लगी। बिल्कुल जय, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद अब बीजेपी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर विजय संकल्प रैली निकालेगी और इसकी तैयारी भाजपा ने तेज भी कर दी है। रैली की शुरुआत देहरादून के प्रदेश कार्यालय से की जाएगी, जहां पार्टी के सभी पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस रैली की शुरुआत करेंगे। कोरोना को लेकर सरकार एकदम 2-3 मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने की है, नीचे स्तर तक एक
पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इस पर काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि इसमें कहीं किसी प्रकार का अधिकारियों को भी कहा गया है कोई ढिलाई नहीं करनी है और कोरोना को उत्तराखंड राज्य में जैसे पहले भी हम लोगों ने कंट्रोल किया, अच्छे से कंट्रोल हो, सरकार ने इस प्रकार के निर्देश दिए हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार अंदाज में उत्तराखंड की खबरें। चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक स्थापना दिवस पर आयोजित परेड की सलामी ली, सभी को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी की देहरादून को दी गई 18,000 करोड़ की सौगात पर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। का सभी योजनाएं कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी, बीजेपी इन्हें अपना बता रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा समर्थन मिला है। उत्तराखंड जय हिंद जय भारत पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन पत्र सौंपा है। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने दावा किया कि इस बार भी सूबे में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कहते हैं कि 2022 में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आएगी। रुड़की नगर निगम में मेयर और पार्षदों के बीच विवाद हो गया है। पार्षदों का आरोप है कि मेयर विकास कामों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वहीं मेयर ने 6 पार्षदों पर हमले का आरोप लगाया। और चलिए अब बात यूपी की चुनावी जंग की करते हैं, जो लौटकर हिंदू मुसलमान पर आ गई है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, चुनावी मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं और नेता वोटों का ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतने की कोशिश करने में लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, आप खुद समझ पाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया, तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। हमारे हिबे खत्म हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। अगर किसी के बच्चों को स्कूल नहीं है तो मुसलमान है, अगर किसी के बच्चे और बच्चा स्कूल से बाहर है तो मुसलमान है। लौट के चुनाव हिंदू मुसलमान पर आए। न मुद्दों की चिंता, न रोजगार पर बात, वोटों के ध्रुवीकरण से जीतेंगे चुनाव। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया, तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है। अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। हम अपनी औलाद को विरासत में जो तरका देते हैं, पूरी दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने औरतों को, हमारे हिबे खत्म हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। सनातन धर्म के शत्रुओं का ये इत्तेफाक है, यह सोची समझी रणनीति। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव असल मुद्दों को पीछे छोड़ एक अलग रंग लेता नजर आ रहा है। क्योंकि वसीम रिजवी का इस्लाम छोड़ हिंदू बन जाना, सपा सांसद एसटी हसन का दूसरी शादी का डर दिखाना कि क्या यूपी चुनाव लौटकर हिंदू मुसलमान पर आ गया है, कि बात सिर्फ वसीम रिजवी के हिंदू बनने की नहीं है। हर किसी को हक है कि वो जो चाहे धर्म अपनाए। वसीम रिजवी ने आज हिंदू धर्म में वापसी की है और हिंदू धर्म को अपनाते उन्होंने कहा कि इस्लाम लगातार आतंकवाद फैला रहा है। नहीं, मैं उनका हिंदू धर्म में वापसी किया है, उन्होंने, उनका स्वागत है और मैं उनका अभिनंदन करता हूं और इस निर्णय पर खुशी व्यक्त करता हूं। लेकिन अगर कोई शख्स किसी एक पार्टी का गुणगान करे और चुनाव से पहले कोई कदम उठाए, तो सवाल उठना लाजमी है। वही सवाल सपा सांसद एसटी हसन के विवादित बयान का भी, कि दूसरी शादी से ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दे जरूरी हैं। लेकिन यहाँ तो यूपी के बड़े बड़े नेताओं के सुर बदले हुए हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू,
जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुख्तार अंसारी को मऊ जितवाती है, उसी तरह जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं आरएसएस के लोगों ने बनवा दिया? विवाद नहीं रह जाता है आज। ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना, ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना, तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। अगर किसी के बच्चों को स्कूल नहीं है तो मुसलमान है, अगर किसी के बच्चे और बच्चे स्कूल से बाहर है वो मुसलमान है, अगर किसी के नौजवान बच्चे ग्रेजुएट कम है वो मुसलमान है। जब केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है वाली बात कही है, तब से मथुरा की तस्वीर बदली हुई। जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। अब बड़ा सवाल है कि क्या हिंदू मुसलमान पर ही यूपी का चुनाव होगा, क्योंकि ये हाल तब है जब चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है। तो आने वाले वक्त में क्या हाल होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही शुरुआत हुई थी और फिर देखते ही देखते बात शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए स्नेहा, अब वक्त हो चुका है यूपी और उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरे पर एक नजर डालने का। तो ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आज कौन से नेता कहां पर रहेंगे। बिल्कुल जय, ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि चुनावी समर है। यही तो वो वक्त है जब नेताजी जनता के बीच में ज्यादा दिखते हैं और वो बिजी भी ज्यादा रहते हैं। और हो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं कि नेताजी की किस्मत आखिर है क्या। ओवर टू यू जय। जी स्नेहलता, आपको बताएं आज उत्तर प्रदेश में कई अहम दौरे हैं। सबसे अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो कि आज गोरखपुर पहुंचेंगे और यहां पर वो सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट एम्स अस्पताल, फर्टिलाइजर कारखाने और इसके साथ ही आईसीएमआर के जांच केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल को आज करीब 100 अरब रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम गोरखपुर में आज रहेगा। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मेरठ के दौरे पर होंगे और यहां पर वो रालोद के साथ साझा रैली में शामिल होने वाले हैं और रैली के मंच से सपा और रालोद सीटों के बंटवारे का भी ऐलान कर सकती है, इस बात की भी जानकारी है। रैली में जयंत चौधरी के साथ ही ओपी राजभर भी मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज यूपी के दौरे पर होंगे और यहां पर उनके कई कार्यक्रम होने वाले हैं। वाराणसी और बस्ती जिले का दौरा करेंगे और सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस ने यूपी चुनाव का पर्यवेक्षक चुना है, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड सीएम आज चमोली और नैनीताल के दौरे पर होंगे। चमोली की पोखरी विकास खंड में खादी ग्रामोद्योग मेले में सीएम शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा सीएम नैनीताल पहुंचेंगे और यहां पर भीमताल की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी यहां पर स्नेहा वो संबोधित करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे हरिद्वार दौरे पर आज होंगे और जिला मुख्यालय पर स्टेडियम का शिलान्यास कार्यक्रम शामिल रहेगा और उस कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में आज रहेगा। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई बड़े नेताओं के आज दौरे होने जा रहे हैं, जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी। बिल्कुल जया, ये दौरे बेहद अहम है क्योंकि ये चुनावी रणनीति का हिस्सा होते हैं। यही डिसाइड करते हैं कि कहां, कब, किस वक्त पर नेताजी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी के बाद मंच से उनका संबोधन क्या कहता है, वो दूर तक जाती है बात। बिल्कुल जया, देखिए चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी है, तो जाहिर है नेताजी बड़े बिजी चल रहे होंगे, ये सबको पता है। लेकिन अब जब वो बिजी हैं तो उनका फिजिकली मेंटली फिट होना भी उतना जरूरी हो जाता है, तभी तो इतनी रैलियां करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। इसीलिए हम आपको दिखाएंगे नेताजी फिट हैं तो हिट हैं। बात करेंगे उन नेताओं की बिजी शेड्यूल के बाद भी कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए करते हैं, तभी तो वो हिट हैं। चलिए देखते हैं यूपी सरकार में मंत्री और बलिया सीट से बीजेपी के विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला के फिट रहने का हिट फॉर्मूला। मैं स्वयं को ऊर्जान्वित रखने के लिए नियमित रूप से प्रातःकाल में 1 घंटे योग करता हूं, जिसमें विभिन्न आसन हैं,
कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी के साथ स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय बेंगलोर के द्वारा बताए गए विभिन्न आसन जिनसे स्नायु तंत्र स्वस्थ रहते हैं, ऊर्जान्वित रहते हैं, वह मैं योग 1 घंटे करता हूँ। शुद्ध शाकाहार, पिताजी घर में गाय रखते हैं। गाय का दूध, घी, दही का सेवन, इससे हम सभी को विशेष रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इसीलिए मुझे कभी भी थकान नहीं होती है। हमारा एक संकल्प है, मैं कभी भी सूर्योदय के बाद नहीं सोता हूँ। सदैव ही सूर्योदय के पूर्व जगना है। सोने का समय अनिश्चित है लेकिन जगने का समय निश्चित है और रात में 11 बजे के बाद मैं कुछ भी भोजन के रूप में या कुछ भी मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। तो चलिए देखिए, नेताजी बिजी रहने के बाद भी अपने बॉडी के लिए, माइंड के लिए टाइम निकालते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है और इसी से पता चलता है कि हमें भी कहीं पे भी हो, किसी भी पोजीशन में हो, अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा वक्त निकाल ही लेना चाहिए। और इस सेगमेंट को दिखाने का मकसद यही है स्नेहा कि अपने जनप्रतिनिधियों से दर्शक भी मोटिवेट हो और वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला सेट करे ताकि वो फिट रहे और हिट रहे।